गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने 3.6 एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे रिड्यूसिंग मेथड से। तो अब इसके अंदर एक एग्जांपल नंबर 19 है जो इम्पोर्टेंट है। इससे प्रीवियस के अंदर हमने 17 और 18 एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो देखिए क्या है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कहने का मतलब पानी है, पानी के सरफेस के ऊपर एक बोट जो है वो चल रही है इस तरीके से। अब ये जो बोट है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, पहले तो इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझिए। अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब अगर पानी जो है वो भी इस साइड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो बोट भी है वो भी किस में जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। मतलब इसी साइड से लेफ्ट से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रही है। मतलब जिस साइड पानी जा रहा है, कहने की बात है दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम। सॉरी उल्टा बता दिया, ये क्या था, डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम नहीं होती। अपस्ट्रीम के बारे में, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि अगर पानी भी उसी डायरेक्शन में और बोट भी क्या है उसी डायरेक्शन में। जैसे जिस नहर के अंदर हम देखते हैं कि पानी भी आगे की तरफ जा रहा है, हम भी उसी आगे की तरफ तैर रहे हैं, तो क्या होता है, हम फास्टली तैर पाते हैं क्योंकि दोनों की स्पीड हो जाती है। इसमें पानी की खुद की स्पीड भी है और बोट की भी स्पीड है, तो दोनों की स्पीड जो होती है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। कहने का मतलब इस पे स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ये बात ध्यान रखना। कब, डाउन स्ट्रीम के अंदर, जब डाउन के अंदर जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, जिसके अंदर अगर वाटर और बोट की बात कर रहे हैं, तो वाटर और बोट जो भी दोनों चीजें हैं उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड को हमने क्या कह दिया कि इसके अंदर दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब अपस्ट्रीम में थोड़ा सा उल्टा केस होता है, क्या कि पानी लेफ्ट से राइट जा रहा है सर, बट बोट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे पानी इस साइड जा रहा है, बोट इस साइड मूव करेगी, तो उसके अपोजिट में, जैसे पानी नहर के अंदर क्या है, ऐसे जा रहा है, और उसके अपोजिट में जब हम मूव करते हैं तो हमें मूव करने में टाइम लगता है या मूव नहीं किया जाता ज़्यादा देर तक। तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड हमारी होती नहीं है, हम मूव कर नहीं पाते, थोड़ी दूर पर मूव करते हैं उसके बाद में स्टॉप हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसीलिए इसमें स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। दोनों की स्पीड, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जो भी होगी, पानी की जो स्पीड जो होगी और बोट की जो खुद की स्पीड होगी, दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस इतनी बात आपको एक बार। अब अगर डाउनस्ट्रीम की बात समझ कोई किसी को समझाना हो तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन सेम होगी। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इसलिए इसमें स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो ये था डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब क्या कहता है कि ये बोट है और ये हमारे पास वाटर के बारे में दिया गया। ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक बार बोट डाउनस्ट्रीम जाती है और कितने किलोमीटर जाती है, ये भी बात बोली उसने, 30 किलोमीटर जाती है। अपस्ट्रीम तो जाती है 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम जाती है कितना, 44 किलोमीटर। इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ये बात बोलते हैं कि आने में और जाने में, 30 किलोमीटर जाने में और 44 किलोमीटर आने में, इन दोनों के अंदर उसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक केस बन जाता है या एक स्टेप हो जाता है। फिर वो कहता है कि इन 13 आवर्स, अब वो दोबारा 13 घंटे ले रही है किस वर्क को करने के लिए, इट कैन गो। अगर वो 40 किलोमीटर किस में जाती है, अपस्ट्रीम, उसके अपोजिट, पानी के अपोजिट जाती है, और 15 किलोमीटर पानी की डायरेक्शन के साथ ही जाती है, तो वो इन दोनों किलोमीटर को, इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी, 13 आवर्स लेगी। ठीक है सर। तो ये दो हैं, इक्वेशन की फॉर्म में बनेंगे। देखिए कैसे। तो पहले हमें स्पीड के बारे में बताना चाहिए कि बोट की स्पीड कितनी है और वाटर की स्पीड कितनी है। तो लेट जो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
मतलब पानी की स्पीड, धारा की चाल कितनी है, और दैट्स बोट इन द स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि खड़े पानी, जैसे गांव के अंदर हम देखते हैं कुछ पानी खड़ा हुआ है, जैसे आप जोड़ लगा लीजिए, जो गांव में जोड़ बोलते हैं जिसके अंदर भैंसें नहाती हैं, तो उसके अंदर अगर हम बोट को चलाते हैं तो वो पानी तो स्टैंडिंग है, मतलब एक ही जगह खड़ा है, ना कहीं हिल रहा ना कहीं, तो उसके अंदर जो स्पीड होगी, क्या पानी की स्पीड होती है, तो पानी की स्पीड उसमें कितनी होगी, 0। इसके अंदर पानी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो सिर्फ किसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट। बट अगर नहर के केस में बात करें तो वाटर की भी स्पीड होगी और बोट की भी स्पीड होगी। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि बोट की स्पीड है, उसने बताया है कि बोट की स्पीड भी फाइंड आउट कीजिए। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, खड़े पानी के अंदर, पानी खड़ा है, स्टिल वाटर है, तो बोट की चाल क्या है, बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर क्यों लगाया, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सपोज कर लिया कि जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है, धारा की चाल, पानी की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर्स। अब हमारे पास ये दो वर्ड है, एक डाउन स्ट्रीम है और एक क्या है, अपस्ट्रीम। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड ऑफ, ये भी तो एक तरीके से क्या है, ये भी तो एक तरीके से मेरे पास स्पीड ही है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने आपको बताया कि पानी की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है और वाटर की भी पानी की डायरेक्शन भी क्या है, वाटर की जो डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट टू राइट है, और जो बोट है वो भी कैसे मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस बोट की स्पीड x और पानी की स्पीड y। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पानी चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, 1 घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर देता है, और बोट जो चल रही है वो चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। इसकी स्पीड लगा लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। तो अब डाउन स्ट्रीम पानी की स्पीड भी इस साइड है, पानी की डायरेक्शन भी यही है, और बोट को भी इधर जाना है, तो स्पीड ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब अब टोटल कितनी स्पीड हो जाएगी, पानी और वाटर को मिलाकर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पानी भी तो उसको धक्का लगा रहा है और खुद बोट भी कुछ अपनी मतलब उसकी स्पीड है, तो खुद की स्पीड के साथ मूव कर रही है और पानी की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 15। तो सेम केस अब हम इसकी बात करते हैं अपस्ट्रीम की, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई क्यों लिखा, क्या पता पानी की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है और बोट की स्पीड कम हो सकती है, तो यहाँ y माइनस एक्स नहीं है, x माइनस वाई लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा पानी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, बट बोट की स्पीड कितनी है, यहाँ बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर्स के साथ। तो जो स्पीड है अब वो बोट आराम से चलेगी, जाहिर सी बात है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स, क्या दोनों स्पीड्स आ गई मेरे पास। अब जब भी स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है तो एक चीज लगती है कि स्पीड के बारे में कोई भी बात होती है तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम, ये रिलेशन होता है, साइंस के अंदर हम पढ़ते भी हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो हमारे पास टाइम का भी जिक्र किया गया है 10 आवर्स के अंदर। अगर हम बात करें कि यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू निकालिए, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर टाइम ऊपर चला जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड को टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, ये था। अब इसके टाइम के बारे में कहता है कि एक बार बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी और दूसरी बार में बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा, 10 आवर्स। तो सपोज करता हूं मेरे पास कोई टाइम क्या लग गया, t1 टाइम लग गया, कब, अब डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस मूव कर रही है, 30 किलोमीटर मूव कर रही है सर, डिवाइड बाय में स्पीड कितनी है, अब स्पीड कौन सी स्पीड में जा रहा है, अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस। यही है क्वेश्चन, आगे तो आसान है समझने के लिए। क्या है कि t1 कैसे आया, कोई भी टाइम मुझे नहीं पता, अकेला मैंने ये सपोज कर लिया कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगा, मैंने सपोज किया t1 टाइम लग रहा है सर। कैसे, डिस्टेंस कितनी जानी है 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है
डिवाइड बाय में, क्योंकि स्पीड तो नीचे ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 44। 44 का कैसे जाना है डाउन स्ट्रीम, तो इसको भी मैंने सपोज कर लिया ये कोई T2 टाइम लग रहा है, कोई अलग से टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा, अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, तो दोनों को अलग अलग सपोज करना पड़ेगा, T1 और T2। क्या है डिस्टेंस कितनी है 44, बट जा किस में रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बनी। आगे कहता है कि इन दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगता है, तो क्या T1 टाइम प्लस T2 टाइम को मिलाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 10 आवर्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि T1 टाइम और T2 टाइम इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो मेरे पास T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा 10। T1 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिवाइड बाई में x प्लस वाई, और T2 टाइम प्लस क्यों किया, दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा 10 घंटे, इसीलिए 44 डिवाइड बाई में x माइनस वाई है, x प्लस वाई कितना है 10 आवर्स के इक्वल। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, इसको यहीं रोक छोड़ दें। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ से केस 1 की बात हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब केस नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरी लाइन का मतलब 13 आवर्स लिखते हैं, टोटल मुझे पता है कि 13 घंटे लगेंगे। कब लगेंगे, अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो उसको कोई ना कोई तो टाइम लगना है अपस्ट्रीम में जाने में, पता नहीं क्या टाइम लगेगा। तो सपोज कर लिया उसको कितना टाइम लग रहा है, कोई अलग से टाइम T3 सपोज कर लिया, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी जा रहा है 40, बट अपस्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी x माइनस वाई। आगे डाउन स्ट्रीम में भी जा रहा है तो उसको टाइम क्या लग गया कोई T4, स्पीड की डिस्टेंस कितनी है 54, डाउन स्ट्रीम में तो x प्लस वाई, दोनों को मिलाकर कितने टाइम लग रहा है 13 आवर्स। तो T3 प्लस T4, T3 प्लस T4 को मिलाकर 13 आवर्स। T3 प्लस T4 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किसके इक्वल आ जाएगी 13 आवर्स के इक्वल आ जाएगी। T3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डायग्राम इरेज कर दीजिए, क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट आसान है। क्या है T3 प्लस T4 की वैल्यू 40 डिवाइड बाय में x माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाय में x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। गॉट इट, ये था मेरे पास। अब दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है। क्या हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड बन गया, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आप 1 और 2 में अगर देखते हैं, 1 इक्वेशन क्या थी 30 डिवाइड बाय में x माइनस वाई है प्लस 44 डिवाइड बाय में x प्लस वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए क्या इसका डिनोमिनेटर भी x माइनस वाई है, इसका भी डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, इसका डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, इसका भी डिनोमिनेटर x प्लस वाई है। तो दोनों क्या है फ्रैक्शन के अंदर है, तो दोनों की वैल्यू पुटअप की जा सकती है। तो रिड्यूसिबल मेथड के द्वारा हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं ऊपर वाली इक्वेशन को 40 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाई में 55 मल्टीप्लाई में 1 बाई एक्स प्लस वाई, इस तरीके से राइट किया जा सकता है। यहाँ 30, इसको क्या राइट कर सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस वाई राइट कर सकता हूँ, प्लस में 44 डिवाइड मल्टीप्लाई में 1 बाई एक्स प्लस वाई राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या दोनों में डिनोमिनेटर जो सेम हो रहा है उसको मैं पुटअप कर सकता हूँ। क्या डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ एक टर्म के अंदर क्या है, एक इक्वेशन के अंदर है 1 बाई एक्स माइनस वाई, दूसरे में क्या है 1 बाई एक्स प्लस वाई, दोनों में यही टर्म मिल रही है। तो जो जो सेम है उसको पुट कर दीजिए। 1 बाई एक्स माइनस वाई पहले के अंदर आ रहा है तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया p, पुट करना लिख दीजिए। दूसरे के अंदर क्या है 1 बाई एक्स प्लस वाई, इसमें भी है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी है, नीचे भी है, तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया। यहाँ तो क्वेश्चन समझ आया। आगे देखिए, इसको रब कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए, देखिए यहां से मेरे पास P और Q निकल के आ जाते हैं, तो पुटअप कर दीजिए इन्हीं इक्वेशन के अंदर।
एक बार इस इक्वेशन के अंदर करेंगे, फिर इन इक्वेशन दूसरी में। तो इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40p, आगे क्या है 55q इज इक्वल टू क्या है 30। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है मेरी। नेक्स्ट क्या बनेगी, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन। अब ये पहले वाले एग्जाम्पल की तरह हो गया। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए ये मत करने बैठ जाना कि यहाँ 30 है सर, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, इसको 40 से। छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि मल्टीप्लाई करना भी आसान हो। अब 0 से तो 0 वैसे ही, तो क्या करेंगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्या पी के कोफिशिएंट सेव हो जाएंगे? देख लीजिए एक बार। 3 4 जा 12 तो 120 बन जाएगा। 4 3 जा 12 तो भी क्या बनेगा, आप कर भी सकते हो, मैं नहीं कहता कि मल्टीप्लाई मत करो। 30 रखोगे 40 रखोगे तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1200 बनेगा, और यहाँ पर भी 4 रखोगे तो भी 1200 बनेगा। बट सेम, बट थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाएगी आगे के नंबर के साथ करोगे, तो इसलिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 0 p, 3 के साथ करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 q, 3 13 को 3 से करेंगे 39, ये आ गया। अब 4 के साथ करेंगे 4 3 जा 12 p, 4 के साथ करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 q, 4 के साथ करेंगे 40। अब दोनों में से p के कोफिशिएंट सेम होंगे। p के कोफिशिएंट सेम होने के बाद में क्या करना पड़ता है, दोनों प्लस के हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, क्या एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया। 165 प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो दोनों में ग्रेटर कौन है 176। माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गई 0, तो 11 क्या हुआ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ग्रेटर है तो 40, तो माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसर, तो क्या की वैल्यू क्या आ गई सर 1/11 आ गई मेरे पास। क्या की वैल्यू निकाल दी। अब क्या की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 3 या 4 में से किसी में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 3, किसमें पुट करी है 3 के अंदर पुट कर दी। 3 के अंदर पुट क्या है 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 30। देखिए क्या आएगा 40p 55 मल्टीप्लाई में 1/11 आ जाएगा इज इक्वल टू 30। अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर है 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 है, इसके नीचे तो क्रॉस में कैंसिल हो सकता है। क्या बचा 40p प्लस 5q इज इक्वल टू 30। ठीक है, क्या तो बचा ही नहीं, 5 ही बचा, क्या की तो वैल्यू ही पुटअप कर दी, 5 बच गया सर। अब 5 प्लस का है तो 13 के पास आएगा, तो 40p 13 माइनस 5 कितना रह गया 8 40। हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, p के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। p की भी वैल्यू आ गई और q की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे इस इक्वेशन का काम है, आगे रखेंगे इसको। अब क्या करेंगे, क्या हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अगर इनकी वैल्यू आ गई p और q की, तो हम देखते हैं कि p क्या पुट किया था 1/x माइनस, कि अगर p आया है हमारे पास 1/5, q हमारे पास 1/11 आया है सर। p क्या था 1/x माइनस वाई, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/। दूसरा q क्या था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/। यहाँ तक स्टेप ठीक है सर। अब p और q की मैंने वैल्यू पुटअप कर दी है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5, x माइनस वाई को 1 के साथ करेंगे तो x माइनस वाई आ गया। दूसरी बात
11 को 1 के साथ करेंगे तो 11 इक्वल में x प्लस वाई को 1 के साथ करेंगे तो x प्लस वाई। एक इक्वेशन अलग आ गई, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 स्टार्टिंग में आई थी 3 4, और ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 5, और ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 6। अब सर इनको दोबारा सोल्व करना है। क्या आया मेरे पास, 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हो। क्यों, ये तो ये वापस क्या बन गया है, लीनियर फॉर्म में बन गया है। पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाया, पी बाई क्यू से एक्स वाई में लेके आने के लिए तो ये तो वापस एक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिखेंगे। अब जनरली आप देख सकते हो, इसको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर ऐड करेंगे तो y प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो भी ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो सिंबल क्या हो जाएंगे, नीचे वाले टर्म के सेम, क्योंकि इनके अंदर कोफिशिएंट तो दोनों के सेम है। ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। क्या इसके सिंबल माइनस हो जाएगा, ये सिंबल एक प्लस में और एक माइनस में होते ही कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका मन करता है आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यहाँ के ऐड भी कर सकते हो। तो ऑन एडिंग लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि साइन नहीं चेंज करने पड़ेंगे। ऑन एडिशन करते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में, y से y कैंसिल हो गया, 11 और 5 16, 1x और 1x 2x। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया सर। यहीं से अगर x की वैल्यू 8 आई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ऊपर वाली इक्वेशन में 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई था सर, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे x की जगह 8 आ गया माइनस का y। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस का y रह गया सर, माइनस का 3 और माइनस का y, तो y की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि x क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, y क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की चाल, धारा की चाल जो होती है वो कितनी थी, y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 19, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, अगर फिर भी नहीं सोल्व होता है तो कमेंट कीजिए। किसी को कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर मैसेज राइट कीजिए, बाकी ट्राई कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।